प्रिय विद्यार्थियों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। फिर से हम उत्सर्जन तंत्र अध्याय 25वां पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमारा नेक्स्ट पार्ट 7 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन में निस्यंदन की परासांद्रता या परासरणता एवं मूत्र सांद्रण की प्रक्रिया। अर्थात यहाँ पर जो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार नेफ्रॉन अर्थात वृक्क की जो इकाई होती है, कुंडलित नलिका नेफ्रॉन किस प्रकार रक्त को छानकर यूरिन का निर्माण करती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब बात यहाँ आती है कि आखिर नेफ्रॉन में निस्यंद क्या होता है? क्षणित्र, जो छनकर आया है, रक्त से छनने के बाद जो नलिका के अंदर क्षणित्र आता है उसे निस्यंद फिल्ट्रेट कहते हैं। तो फिल्ट्रेट की परासरणता अर्थात उसकी परासरणता क्या है, उसकी सांद्रता क्या है, किसकी तुलना करेंगे हम? रक्त प्लाज्मा से तुलना करेंगे। तो इसी को हम निस्यंदन की परासरणता कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये देख लें कि आखिर इसमें हम क्या पढ़ना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, हम नेफ्रॉन में आए क्षणित्र व क्षणित्र की सांद्रता की तुलना रक्त प्लाज्मा से किस प्रकार भिन्न होती है, या हम कह सकते हैं क्षणित्र व रक्त प्लाज्मा की तुलना। तो यहाँ हम क्या करेंगे? किस प्रकार नेफ्रॉन में निस्यंद जो है उसकी परासरण सांद्रता को बताएंगे। तो उसके लिए हम वास्तव में अगर हम कहें तो क्षणित्र की हम रक्त प्लाज्मा से तुलना कर रहे हैं कि रक्त प्लाज्मा और क्षणित्र में क्या आपस में कंपैरिजन करेंगे हम। इसी के आधार पर हम नलिका में अलग अलग भागों पर अलग अलग पार्ट में उसकी परासांद्रता को बताएंगे। तो इसके लिए हम फिर से एक बार यहाँ पर नलिका का एक चित्र बनाते हैं। तो आप मेरे साथ इस चित्र को एक बार बना लीजिए। तो ये हमने कहा कि ये नलिका है, ये हैनले का लूप, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि यहाँ हम परासरण सांद्रता को दर्शाएंगे। ये हैनले का लूप, ये इसकी मोटी भुजा और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ से ये
संग्राहक नलिका, ये संग्राहक नली, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारा अभिवाही धमनिका रक्त लेकर आ रही है। यहाँ ग्लोमेरुलस अर्थात केशिका गुच्छ, और ये केशिका गुच्छ से यहाँ रक्त छन्ने के बाद, ये रक्त छन रहा है, और छन्ने के बाद ये अपवाही, कौन सी है, अपवाही, अपवाही धमनिका, धमनिका। तो अब तो ये हम कई बार इस डायग्राम को बना चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस डायग्राम को एग्जाम में यदि मान लीजिए किसी भी रूप में पूछा जाए तो आप इसको बिना देखे ड्रा कर सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो ये तब ही संभव होगा, ध्यान रखना बच्चों, ये तभी संभव है जब आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। केवल देखने से और मात्र सुनने से आप डायग्राम बनाने में पारंगत नहीं हो सकते, इसका ध्यान रखना। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। ऊपर वाली धमनी कौन सी होगी, ये होगी अभिवाही, अभिवाही धमनिका, राइट। अभिवाही धमनिका का व्यास बड़ा होता है, अपवाही धमनिका का व्यास छोटा होता है, राइट। इसके बाद ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस अर्थात केशिका गुच्छ है। ये बोमन संपुट है, बोमन संपुट, संपुट। तो आगे हम देखते हैं, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, जिसे हम PCT अर्थात प्रॉक्सिमल कोवलेंट ट्यूब, ये अवरोही भुजा, अवरोही भुजा, किसकी अवरोही भुजा है, हैनले के लूप, हैनले का लूप, राइट। ये कौन सी भुजा हो गई, चूंकि ऊपर जा रही है तो आरोही, आरोही भुजा, राइट। आरोही भुजा के बाद आगे हम चलते हैं तो ये इसका कुछ जो भाग है ये सीधा होता है, जो अपेक्षाकृत मोटा होता है, और फिर यहाँ हम जाते हैं तो ये क्या आ जाती है, DCT अर्थात दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये कौन सी है, संग्रह नलिका, संग्रह नलिका, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं संग्रह नलिका। अब यहाँ हमने बात की कि ये छनित्र जो है, ये छनित्र इसमें आ रहा है, राइट। ये छनित्र यहाँ से इधर गया, इधर, तो ये दूरस्थ कुंडलित नलिका से होता हुआ संग्रह नलिका, और संग्रह नलिका से यहाँ जो आ रहा है इसको हम कहते हैं अंतिम मूत्र, अंतिम मूत्र। और यहाँ जो छनकर आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक मूत्र, राइट। हम परासरण सांद्रता की जब बात करें तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये लगभग यहाँ पर 200 ओस्मोल प्रति लीटर होती है। तो इस प्रकार ये बढ़ती जाती है। यहाँ हम कहेंगे ये मान लीजिए 200 के अंतराल में हम बढ़ा देते हैं, 400, यहाँ 600, यहाँ लगभग 800, यहाँ लगभग 1000, और यहाँ 1200 ओस्मोल प्रति लीटर तक हो जाती है। फिर यहाँ वापस घटने लगती है, 1000, 800, 600, 400, 200, और यहाँ 150, ये 100 के लगभग हो जाती है। क्यों होती है ये चीज़, यही हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना है। तो ये हमने कहा जल के लिए पारगम्य होती है, तो जल यहाँ से ज़्यादा इसमें
ये क्या है, रक्त है, ध्यान रखना ये रक्त परिनलिकीय जाल है, परिनलिकीय जाल। तो ये चीज आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि यहाँ ये अभिवाही धमनिका यहाँ ग्लोमेरुलस बनाती है, ये गुच्छा बनने के बाद यहाँ से अपवाही धमनिका निकलती है और ये अपवाही धमनिका इसके पूरी के नलिका के नेफ्रॉन के चारों ओर जाल बनाती है। और वो जाल को हमने यहाँ दिखाया है कि ये नलिका जाल है पूरा। इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। ये नलिका का जाल जो है ये हमने दिखाया है। तो यहाँ ये जो एरो है इसको ध्यान रखना है कि ये रक्त में मिलाया जा रहा है, नलिका से रक्त में मिलाया जा रहा है। और यदि मान लीजिए अंदर एरो इस तरह से जाता है तो इसका मतलब है रक्त से नलिका में जाता है। तो यहाँ हम परासरणता की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ ये समीपस्थ कुंडलित नलिका और बॉमेन संकोच की गुहा जो है वो समपराश्रयी होती है, समपराश्रयी जिसे हम आइसोटोनिक कहते हैं। जैसे जैसे नीचे आते हैं तो अवरोही भुजा ये कैसी हो जाती है, ये हो जाती है अतिपराश्रयी अर्थात हाइपरटोनिक। जैसे जैसे ऊपर चलते हैं आरोही भुजा फिर से जो है पहले समपराश्रयी होती है और फिर यहाँ पर आते आते अल्पपराश्रयी। यहाँ पर DTC कि अगर हम बात करें परासरण सांद्रता की तो ये भी अल्पपराश्रयी को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, राइट। यहाँ पर संग्रह नलिका की जब हम बात करते हैं तो ये इसकी परासरण सांद्रता फिर से अतिपराश्रयी अर्थात हाइपरटोनिक हो जाती है, हाइपरटोनिक। यहाँ हम देखते हैं कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन ये जो है ये नलिका से बाहर अर्थात रक्त में मिलाए जाते हैं, जिससे सांद्रता जो है कम होती है और यहाँ पर अल्पपराश्रयी हो जाता है विलयन इसका, यानी इसका जो छनित्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अल्पपराश्रयी हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ भी आते आते हम कहते हैं जल का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण होता है, ठीक है। तो बात करते हैं शुरू से एक एक करके लेते हैं हमने बात की कि नेफ्रॉन में आए छनित्र की सांद्रता की तुलना किससे कर रहे हैं हम, रक्त प्लाज्मा से। स्टूडेंट फिर से एक बार बता देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा आता है नेफ्रॉन में निस्यंद की परासरणता बताइए। तो हमें अलग अलग पार्ट में नेफ्रॉन के पार्ट क्या है, हम कहते हैं भाई बॉमेन संपुट है, ठीक है, फिर उसके बाद समीपस्थ कुंडलित नलिका है, फिर उसके बाद हेनले का लूप है, फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका। तो हमें इन सभी के अंदर परासरण सांद्रता को बताना है। तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं इसमें कि जो रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है रक्त का, उससे हम इसकी तुलना कर रहे हैं कि आखिर इसकी परासरण सांद्रता छनित्र की रक्त की तुलना में कैसी है। तो कैसी होगी, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें, कहाँ की बात करेंगे हम, बॉमेन संपुट व PCT that is known as समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है PCT, तो इसको आप समझ जाइए। तो PCT के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसमें परासरण सांद्रता क्या है भाई, समपराश्रयी। अब आपको एक चीज और समझनी होगी कि ये समपराश्रयी, अल्पपराश्रयी और अतिपराश्रयी का मतलब क्या होता है। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि
इधर ध्यान देंगे कि यदि मान लीजिए हम कह रहे हैं बाहर कोई भी जो है, बाहर जो विलयन है, ठीक है, उसकी तुलना में हम यहाँ किसी कोशिका के या किसी भी विलयन की तुलना कर रहे हैं। यदि मान लीजिए बाहर के विलयन से कोशिका के विलयन की सांद्रता ज़्यादा है, अगर कोशिका के विलयन की सांद्रता ज़्यादा है तो हम इसे कहेंगे अति पराश्रयी। अति पराश्रयी, बात समझ में आ रही है? अति पराश्रयी जब होता है बाहर के विलयन की तुलना में अंदर का विलयन, अति पराश्रयी कब होगा? जब यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है अंदर और बाहर कम है। तो ऐसे में क्या होगा? बाहर से अंदर जो है जल का अवशोषण होगा। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार यदि हम समपराश्रयी की बात करें तो समपराश्रयी में बाहर जितनी सांद्रता है उतनी अंदर होगी सेल्स के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार यदि मान लो हम अति अल्प पराश्रयी की बात करें तो अल्प पराश्रयी का मतलब क्या होता है? अल्प पराश्रयी ये होगा समपराश्रयी। तो समपराश्रयी में ना तो बाहर जाएगा जल ना अंदर आएगा, राइट? ना तो बाहर जाएगा जल ना अंदर आएगा। अति पराश्रयी में क्या होगा? अंदर आएगा जल, बाहर से अंदर आएगा। अल्प पराश्रयी में क्या होगा? अंदर सांद्रता बहुत कम है, अंदर सांद्रता कम है जबकि बाहर सांद्रता अधिक। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में बाहर जाएगा, पानी बाहर जाएगा। तो ये समझ में आया अति पराश्रयी, समपराश्रयी और अल्प पराश्रयी। इसी से हमने परासरण और विसरण क्रियाओं को भी पढ़ा था कि किस प्रकार विसरण की क्रिया, परासरण क्रिया जो है इनकी सांद्रता पर डिपेंड करती है, उस पर निर्भर करती है। तो यहाँ हम कोशिका की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम जो एक तरफ हमारे पास रक्त है, रक्त प्लाज्मा, और एक तरफ हमारे पास क्षनित्र है। ये क्या है? ये नलिका में क्या है भाई? ये क्षनित्र है, ये क्षनित्र है, राइट? जिसको हम निस्यंद कह रहे हैं, जिसको हम निस्यंद। तो ये चीज डाउट नहीं होना चाहिए। हम निस्यंद की बात कर रहे हैं तो ये क्षनित्र को ही निस्यंद कहते हैं। तो इस निस्यंद की परासरणता हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमने बात की बोमेन संपुट और पीसीटी, अर्थात बोमेन संपुट में जैसे क्षनित्र आया और पीसीटी अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका में यहाँ पर क्या होगी? परासरण सांद्रता समपराश्रयी अर्थात आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का मतलब यहाँ पर हम जानते हैं कि जल का अवशोषण हुआ ज्यादा से ज्यादा, किसमें मिलाया गया? ये जल जो है किसमें मिलाया जा रहा है? यहाँ पर रक्त में। हमने पहला जो मूत्र निर्माण की क्रिया में पहला स्टेप पढ़ा था परानिष्यंदन। तो परानिष्यंदन में क्या हुआ? छंटी यहाँ आ गया। सेकंड स्टेप में हमने बताया कि जो अधिकांश जो उपयोगी पदार्थ आते हैं, जैसे ग्लूकोज आता है, जल आता है, विटामिन आते हैं, उनको वापस से रक्त में मिलाया जाता है, उनको वापस से रक्त में मिलाया जाता है। ये क्षनित्र है, यहाँ से रक्त में। तो ये एरो ये किसको बता रहा है? रक्त में मिलाया जा रहा है, अर्थात पुनरावशोषण हो रहा है। तो पुनरावशोषण ज्यादा से ज्यादा हो रहा है जल का। ये देखिए जल का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण होगा। तो प्रारंभ में चूंकि यहाँ पर जल ज्यादा से ज्यादा आ गया है, क्षण के बहुत सारे पदार्थ आते हैं, तो यहाँ पर जब ज्यादा से ज्यादा जल है तो यहाँ पर समपराश्रयी। प्रारंभ में कैसा होगा? समपराश्रयी। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए नीचे जब जाएगा, किसमें आएगा? हेनले लूप में। अगला हम देखते हैं किसमें जाएगा? हेनले लूप। और हेनले लूप की कौन सी भुजा में? यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे अवरोही भुजा। तो अवरोही भुजा में जब जाता है तो भाई अवरोही भुजा का जो है परासरण सांद्रता कैसी बताई है हमने? अति पराश्रयी। कैसी होगी? अति पराश्रयी। अब ये अति पराश्रयी क्यों हो गया? कारण क्या है? तो हमने कहा कि अवरोही भुजा जो है इसके लिए जल के लिए पारगम्य ये कई गुना पारगम्य होती है जल के लिए, जबकि आयनों के लिए अपारगम्य। अब आयनों के लिए अपारगम्य है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जल जो है ज्यादा से ज्यादा इसकी जो भित्ति है, झिल्ली है, हमने कहा यहाँ पर ब्रश बॉर्डर होती है और ये नीचे भी
जल को बाहर अर्थात रक्त के अंदर, किसमें, रक्त में डाल देती है, क्योंकि जल के लिए ज़्यादा पारगम्य है ये और आयनों के लिए अपारगम्य। तो आयन तो इसी में रह जाएंगे, आयन तो यही रहेंगे नलिका में, लेकिन जल जो है, जल किसमें आ गया है, जल रक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डाला जा रहा है। तो रक्त में मिलाने से क्या होगा, धीरे धीरे जल की मात्रा यहाँ कम होती चली जाएगी। तो इसी को देखिए, ये जो अपन ने रीडिंग दिखाई है, ध्यान रखना ये जो रीडिंग केवल उसी नेफ्रॉन के चित्र में रीडिंग दिखाएंगे हम जिसमें परासरणता को पूछ रहा है, संरचना वाले में और मूत्र निर्माण की क्रिया में नहीं। तो यहाँ इसको हम ये जो दिखाई है सांद्रता 200, इसको हम कहते हैं मिलीलीटर ओस्मोल प्रति लीटर। तो ये इसकी यूनिट होती है ओस्मोल प्रति लीटर, ध्यान रखना। तो ये 200 है यहाँ पर, ये 400, ये 600, 800, 1000 और अधिकतम यहाँ स्तनधारियों में 1000 से लेकर 1200 ओस्मोल प्रति लीटर ये परासरणता हो जाती है। तो स्तनधारियों में हम जानते हैं अंतिम जो मूत्र आएगा वो भी अति पराश्रयी होगा। तो ये जो परासरण सांद्रता है ये अलग अलग जगह चेंज होती है, बदलती है। तो हमने कहा अवरोही भुजा, हेनले लूप की अवरोही भुजा में कैसी है परासरण सांद्रता, अति पराश्रयी, अति पराश्रयी है। और इसकी जो है मान की हम बात करें तो देखो नीचे बढ़ता जा रहा है। इसका दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक बात कही थी आपसे कि जिन प्राणियों में हैनले के लूप बड़े होते हैं, अर्थात जिन नेफ्रॉन में, और दो प्रकार की नेफ्रॉन बताई थी, एक बताई थी आपको कॉर्टेक्स या जिसे हम कॉर्टिकल, जिसे हमने नाम दिया कॉर्टिकल नेफ्रॉन, राइट। और दूसरे प्रकार की नेफ्रॉन हमने कही थी मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो दो प्रकार की नेफ्रॉन बताई थी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन लगभग 80% होती है कुल नेफ्रॉन की, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कितनी बताई थी, 20% होती है। अब अंतर क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हैनले का लूप छोटा होता है और वो जो है अंदर तक धंसा नहीं होता है। हमने एक यहाँ से सेपरेटर अगर करें तो आपको पता है इससे नीचे वाला भाग मध्यांश है, वृक्क का कौन से भाग में होगा, ये मध्यांश में, जबकि ऊपर वाले भाग किसमें होंगे, कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो यहाँ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होती है उनके हैनले के लूप बड़े होते हैं, क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बार बार जो है सांद्रण होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है परासरण सांद्रता होती है, जिसे हम मूत्र सांद्रण की क्रिया में भी आगे बताएंगे, राइट। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमने बात की, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, अब हम देखिए अवरोही भुजा में आ रहे हैं। तो हैनले के लूप की जो दूसरी भुजा है, आरोही भुजा, ऊपर वाली कौन सी है, आरोही, जो ऊपर जा रही है वो कौन सी है, आरोही, राइट, आरोही भुजा। तो आरोही जो भुजा है उसकी परासरण सांद्रता अगर हम देखें तो वो क्या है, यहाँ हम देखते हैं ये जल के लिए अपारगम्य, जल के लिए क्या हो जाएगी, अपारगम्य, और आयनों के लिए कैसी होगी, पारगम्य होगी, राइट। बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिए, यहाँ से जस्ट अपोजिट है अवरोही भुजा, इसीलिए दोनों को अलग अलग जगह बताया है हमने।
आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है और आयनों के लिए पारगम्य है, अर्थात आयनों के लिए पारगम्य है। तो आयनों को रक्त में मिलाया जाता है। ये एरो बाहर का मतलब क्या है, रक्त में, और अंदर का मतलब क्या होता है, छनित्र के अंदर। तो जल के लिए तो पारगम्य नहीं है, तो जल तो इसी में रहेगा, जल तो यही रहेगा, लेकिन आयन बाहर जा रहे हैं। देखो पोटेशियम आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, SCO3, ये सब बाहर निकल रहेंगे, ये सब बाहर निकल रहे हैं। उससे उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम ये होगा कि यहाँ पर जल तो रहेगा लेकिन आयन रक्त में चले जाएंगे, आयन रक्त में अवशोषित हो जाएंगे, पुनरावशोषित। उसका परिणाम क्या होगा, ये अल्प पराश्रयी, ये जो छनित्र है कैसा हो जाएगा, अल्प पराश्रयी। अब आगे देखिए अल्प पराश्रयी, यहाँ से आगे फिर अब हम किस में पहुँच रहे हैं, हम किस में पहुँच गए, नंबर 30 की हम बात करें, हम पहुँच गए किस में पहुँच गए, तो यहाँ हमने बात की, यहाँ हम पहुँच गए दूरस्थ कुंडलित नलिका में। किस में पहुँच गए, DCT अर्थात दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो जब दूरस्थ कुंडलित नलिका में हम पहुंचते हैं, DTC अर्थात डिस्टिल्ड कोवैलेंट ट्यूब, इसमें कैसा है परासरण सांद्रता, कैसी बताइए है, अल्प परासरण, कैसी है, अल्प परासरी अर्थात हाइपोटोनिक। तो यहाँ पर सेम होगी, क्योंकि यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा होगी। अब बात करते हैं संग्रह नलिका की। चौथा जो भाग है वो क्या है, संग्रह नलिका। तो संग्रह नलिका में जब हम परासरण सांद्रता की बात करते हैं तो वो कैसी है, अति पराश्रयी। कैसी होगी, अति पराश्रयी अर्थात हाइपरटोनिक। अब ये कैसे हो गई, तो हम जानते हैं कि जो संग्रह नलिका होती है, संग्रह नलिका में जैसे जैसे छनित्र नीचे आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जल का अवशोषण होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जल का अवशोषण होता है। तो छनित्र से जल कहाँ जा रहा है, एरो बाहर का मतलब रक्त में पुनः अवशोषित हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त में इसलिए पुनर्अवशोषित किया जाता है क्योंकि जो स्तनधारियों की अगर हम बात करें, स्तनियों के जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें जल का संग्रह नलिका में ज़्यादा से ज़्यादा पुनरावशोषण किया जाता है। इसी के कारण हम कहते हैं कि जो छनित्र आता है, छनित्र जो आता है उसका यहाँ जब अंतिम मूत्र बनता है, फाइनल यूरिन जब बनता है, ठीक है, तो प्रारंभिक मूत्र से अंतिम मूत्र तक बनते बनते लगभग 99% छनित्र का रक्त में पुनर्अवशोषण कर दिया जाता है। जो शेष बचेगा वही फाइनल यूरिन होगा, उसमें कुछ मात्रा में यूरिया होगा और अधिकांश मात्रा में जो है क्या होगा, यानी उसकी जो सांद्रता है वो बहुत जो है अति पराश्रता होगी, जिससे कारण उसमें गाढ़ापन कह सकते हैं और जल की कम से कम हानि हो, इसलिए भी ये अवशोषण ज़्यादा किया जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चित्र जो है, चित्र के नीचे यदि हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नेफ्रॉन में निस्यंद क्या लिखेंगे, नेफ्रॉन में निस्यंद अर्थात छनित्र, इसको हम छनित्र भी कह सकते हैं, छनित्र की परासरणता, ठीक है। अब यहाँ पर और इसी में हम कह देते हैं वह एवं मूत्र सांद्रण क्रिया, राइट। अब बात करते हैं, तो ये चीज समझ में आ गई कि निस्यंदन की परासरणता क्या है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि नेफ्रॉन के अंदर जो छनित्र आता है उसकी सांद्रता की तुलना हम रक्त प्लाज्मा से कर रहे हैं। इसी को हम कहाँ पर कौन से स्तर पर परासरणता क्या है, इसकी सांद्रता को जब हम बताते हैं तो यही परासरणता कहलाती है। सबसे पहले बौमेन संपुट और समीपस्थ कुंडलित नलिका की जब हम बात करें तो यहाँ संपराश्रयी होता है छनित्र,
जैसे जैसे नीचे उतरते हैं हम हेनले के लूप की अवरोही भुजा में, तो ये जल के लिए अधिक पारगम्य, आयनों के लिए कम पारगम्य, तो ये यहाँ से परासरणता कम हो जाती है। जबकि आरोही भुजा में फिर से चढ़ते हैं तो यहाँ देखिए परासरणता कम हो रही है। यहाँ आते आते देखिए 100 ओस्मोमोल, इसकी यूनिट क्या बताई थी आपको, ओस्मोमोल प्रति लीटर। तो ये यहाँ पर आगे हम दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाते हैं तो अल्प पराश्रयी हो जाता है, फिर वापस से संग्रह नलिका में जब आते हैं तो फिर से जल का पुनर्अवशोषण बढ़ता है और उसके कारण क्या होता है, अति पराश्रता हो जाती है, छनित्र की सांद्रता। तो ये जो है हमने अलग अलग उस पर ये देखा इसकी जो है पराश्रणता को। अब बात करते हैं हम मूत्र का सांद्रण, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं मूत्र का सांद्रण। तो देखिए डायग्राम हमारा इसी से समझाएंगे। मूत्र सांद्रण, मूत्र सांद्रण की क्रिया, अर्थात मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन, अर्थात यूरिन को सांद्र यानी गाढ़ा बनाया जाता है। तो कैसे होता है, यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई क्यों बनाया जाता है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जल का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण करना है, क्योंकि जल हमारी कोशिकाओं को आवश्यक है। अगर हम पानी को पी रहे हैं और सारा पानी रक्त में से छनकर मान लीजिए यूरिन में चला जाता है, तो पूरे दिन पानी पीने में हमारा जो है निकल जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो यूरिन के अंदर, जो छनित्र के अंदर पानी ज़्यादा गया है, उसे वापस से जो है पुनर्अवशोषित करके रक्त में मिलाया जाए। तो इसी को ज़्यादा से ज़्यादा जब हम मिलाएंगे तो जो मूत्र बनेगा अर्थात यूरिन बनेगा वो ज़्यादा सांद्र होगा। इसी को मूत्र का सांद्रण कहते हैं, इसी को मूत्र का सांद्रण कहते हैं। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं छनित्र से जल अवशोषण, छनित्र से जल अवशोषण कर रक्त में मिलाकर छनित्र या मूत्र को सांद्र करना ही मूत्र सांद्रण कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई, छनित्र से जल अवशोषण कर रक्त में मिलाकर छनित्र या मूत्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लास्ट में छनित्र ही क्या रहेगा, मूत्र बन जाएगा या यूरिन बन जाएगा। तो सांद्र करना ही मूत्र सांद्रण या मूत्र को सांद्र करने की क्रिया कहलाता है। अब बात ये आती है आखिर क्या होता है, कौन से हार्मोन काम करते हैं इसमें। तो यहाँ पर दो चीजें काम करती हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला जो है वो है एडीएच हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है सांद्र प्रतिधारा प्रवाह। ये दो प्रमुख जो है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडीएच हार्मोन अर्थात वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो पहली बात तो ये आनी चाहिए कि ये हार्मोन क्या है, कहाँ से बनता है। ये जो हार्मोन है वैसोप्रेसिन, ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है, ठीक है, पश्च पीयूष। तो ये अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि पश्च पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है, जिसे हम वैसोप्रेसिन और एडीएच
एडीएच का अर्थ होता है एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक, एंटी अर्थात विरोधी, डायूरेसिस का अर्थ होता है मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ना, तो पानी की मात्रा के विरोध में एंटी डायूरेटिक, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या करता है, इस हार्मोन का काम ये है, सुन लीजिए ध्यान से, एडीएच हार्मोन क्या काम करता है, आगे भी हम पढ़ेंगे इसको अंतःस्रावी ग्रंथि में। तो एडीएच हार्मोन दूरस्थ कुंडलित नलिका अर्थात दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है डीसीटी में जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ा देता है। और जल का जब पुनर्अवशोषण बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर जैसे जैसे जल का पुनर्अवशोषण बढ़ेगा तो यूरिन क्या होगा, गाढ़ा होगा अर्थात क्षनित्र की सांद्रता बढ़ेगी, क्योंकि जल पानी कहाँ जा रहा है, रक्त के अंदर, राइट। और अगर ये हार्मोन कम बनता है, ठीक है, अगर ये हार्मोन ज्यादा बनता है तब तो क्या होगा, पुनर्अवशोषण होगा और यूरिन क्या होगा, सांद्र हो जाएगा। यूरिन कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए ये हार्मोन कम बनता है वैसोप्रेसिन, तो क्या होगा, जल का पुनर्अवशोषण नहीं होगा। अरे भाई जल का पुनर्अवशोषण नहीं होगा तो जल ज्यादा रहेगा ना क्षनित्र के अंदर। अरे सीधी सी बात है, जब जल का पुनर्अवशोषण नहीं होगा तो क्षनित्र के अंदर ज्यादा रहेगा जल, तो जल ज्यादा रहेगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में बार बार यूरिन जाएगा, जिसे हम डायूरेसिस रोग कहते हैं, डायूरेसिस या मूत्रलता रोग, ठीक है, जिसको हम आगे रोगों में पढ़ेंगे। तो ये हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मूत्र सांद्रण में। अगर ये ज्यादा बनेगा तो मूत्र का सांद्रण ज्यादा होगा। और ये जो मरुस्थलीय प्राणी होते हैं उनमें ये अधिक बनता है, क्योंकि वहाँ पर जल का पहले ही जल कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में जल को वापस से एब्जॉर्ब करके रक्त में मिलाया जाता है। क्योंकि अगर जल का ज़्यादा लॉस होगा तो प्राणी जल के अभाव में मृत्यु हो सकती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जल का अवशोषण किया जाता है एडीएच हार्मोन की मदद से, राइट। दूसरा जो है कारक वो हो सकता है सांद्र प्रतिधारा प्रवाह। तो ये देखिए सांद्र प्रतिधारा प्रवाह क्या है, इसमें दोनों को मैं साथ साथ लूंगा। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, हमने कहा वे नेफ्रॉन, अभी हमने पीछे ही बताया था आपको, वे नेफ्रॉन जिनके हैंडले के लूप, ठीक है, जिनके हैंडले के लूप बड़े होते हैं, अब आप ये सोचिए, ये जो नेफ्रॉन है इसका हैंडले का लूप अगर इतना होता, ठीक है, और बड़ा होता तो क्या होता। तो देखिए हम जानते हैं किसी भी नली में अगर पानी को ऊपर ले जाएंगे और फिर ये दूसरी नली इसके बराबर में ऊपर जाती है तो क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है और ये वापस से एक बार इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, बार बार। तो जब ये पानी यहाँ क्षनित्र ऊपर नीचे जाता है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जल का अवशोषण हो जाता है। तो जितने लंबे हैंडले के लूप होंगे उतनी ही ज़्यादा पुनर्अवशोषण की क्रिया बढ़ेगी, तो उसके कारण भी जो है यूरिन सांद्र होगा। तो इस प्रक्रिया को हम सांद्र प्रतिधारा प्रवाह, प्रतिधारा, धारा वापस आती है, एक्स करंट, ये देखिए प्रतिधारा वापस आती है, ठीक है। इसके बाद जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन यानी ज्यादा लंबा होगा अगर हैंडले का लूप, तो भी पुनर्अवशोषण की क्रिया ज्यादा होगी और मूत्र का सांद्रण बढ़ जाता है। तो ये जो है मूत्र सांद्रण की प्रक्रिया है जिसको हमने बताया, इसीलिए हैंडले के निचले वाले हिस्से में सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है, जिसे लगभग 1000 से लेकर 1200 कोस